हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में अभी तक आप लोगों ने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस या डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा रेंट की थ्योरी जिसमें कि रिकार्डियन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, ये सब अभी तक आप लोगों ने स्टडी कर लिया है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है यह सर्वप्रथम ब्याज का सिद्धांत है जिसे प्रतिपादित किया गया। इसके बाद ब्याज के सिद्धांत में नियो क्लासिकल थ्योरी, उसके अलावा जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इत्यादि, ये सभी इंटरेस्ट की थ्योरीज़ हैं। लेकिन अभी हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसे कि रियल थ्योरी भी कहा जाता है। इसे रियल थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रियल फैक्टर्स पर, जैसे कि पूंजी की प्रोडक्टिविटी, सेविंग्स, ये जो रियल फैक्टर्स हैं इन पर बेस्ड है। और मेनली जो है पूंजी की प्रोडक्टिविटी, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी, और जो बचत की जो प्रवृत्ति होती है, इन दोनों के द्वारा किस प्रकार से ब्याज का निर्धारण होता है उस पर यह थ्योरी आधारित है। इसलिए इसे रियल थ्योरी भी कहा जाता है। प्रमुखतः जो है हम लोग क्लासिकल थ्योरी के दो पार्ट हैं, मतलब कि किस प्रकार से यह थ्योरी आगे बढ़ती है, इसको दो पार्ट में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है, जो पहला पार्ट है कि ब्याज क्यों उत्पन्न होता है, कि आखिरकार ब्याज किसी को क्यों मिलना चाहिए, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसके बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग मत दिए, अलग अलग सिद्धांत दिए। इसमें जो विभिन्न सिद्धांत हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। पहली थ्योरी जो है कि ब्याज क्यों उत्पन्न होता है, इसके बारे में जो पहली थ्योरी है वह है पूंजी की सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, अर्थात मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ कैपिटल। इसमें जो है कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि पूंजी पर ब्याज इसलिए दिया जाता है क्योंकि पूंजी की अपनी उत्पादन शक्ति होती है, अर्थात पूंजी के द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति पूंजी लगाता है वह पूंजी प्राप्त करने के लिए ब्याज देने को तैयार हो जाता है। तो ये यहाँ पर इसलिए इसे कहा गया पूंजी की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, कि पूंजी की जो उत्पादक शक्ति है इस कारण से उस पर ब्याज प्राप्त होता है। परंतु इसमें इस बात की व्याख्या नहीं हो रही है कि जो देने वाला व्यक्ति है उसे ब्याज क्यों मिलेगा, अर्थात इस सिद्धांत में ब्याज के मांग पक्ष के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन इसके पूर्ति पक्ष की कोई व्याख्या नहीं होती। इसके अलावा यह सिद्धांत इस बात की भी व्याख्या नहीं करता है कि उपभोग के लिए जब पूंजी प्राप्त किया जाता है कंजम्पशन के लिए, तो उस पर कोई ब्याज देने को क्यों तैयार हो जाता है, क्योंकि वो तो उसमें कोई उत्पादकता नहीं होती है। कंजम्पशन के लिए जब कोई पूंजी प्राप्त करता है तो उस पर कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है, इसके बावजूद उस पूंजी पर भी ब्याज प्राप्त होता है। अतः इस बात की भी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर सकता है। तो इसके अलावा जो दूसरा सिद्धांत है कि ब्याज क्यों उत्पन्न होता है, उसे हम लोग कहते हैं उपभोग स्थगन या प्रतीक्षा का सिद्धांत। उपभोग स्थगन का क्या तात्पर्य है? यह सिद्धांत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सीनियर द्वारा दिया गया था और प्रतिपादित किया गया, और उनका विचार था कि व्यक्ति जो है बचत करने के लिए कुछ त्याग करता है। अर्थात वह त्याग क्या है? जैसे किसी व्यक्ति के पास उसकी आय है तो या तो वो उसका उपभोग कर सकता है या बचत करेगा। तो बचत वह तभी करेगा जब वो अपने उपभोग का त्याग करता है, अर्थात जो है वो उपभोग का जब स्थगन करता है, वर्तमान उपभोग को स्थगित करके और उस पूंजी को बचाता है, तो उसे जो है हम लोग कहते हैं कि वह एक प्रकार का त्याग कर रहा है। और उपभोग का त्याग व्यक्ति के लिए एक दुखद बात है। इसलिए
व्यक्ति जब उपभोग का स्थगन करता है तो उसे कुछ पुरस्कार मिलता है। तो यह पुरस्कार क्या है, उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज जो है वो उपभोग स्थगन का पुरस्कार है। परंतु प्रसिद्ध जो हमारे समाजवादी लेखक है या विचारक कार्ल मार्क्स, उन्होंने इस सिद्धांत के विरोध में यह कहा कि धनी व्यक्ति जो होते हैं वो किसी उपभोग का जो है त्याग नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी सब आवश्यकताएं पूरी करने के बाद जो कुछ बचता है उसे ऋण पर देते हैं। तो वो चूँकि उपभोग को स्थगित नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ब्याज क्यों मिल रहा है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है धनी व्यक्ति को क्यों ब्याज मिलता है, इसका यह सिद्धांत जो है ठीक से जो है विश्लेषण नहीं कर पा रहा है। तो उनकी इस आलोचना के कारण मार्शल ने यहाँ पर उपभोग स्थगन की जगह प्रतीक्षा शब्द का इस्तेमाल किया, वेटिंग। इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जब रुपया बचा कर ऋण देता है तो वो कुछ समय के लिए उपभोग नहीं करता है और प्रतीक्षा में रहता है। तो जब वह व्यक्ति प्रतीक्षा का जब वो करता है तो वो जो टाइम वो बिताता है प्रतीक्षा का, उसके पुरस्कार के स्वरूप जो है उसे ब्याज प्राप्त होता है। तो ये मार्शल के अनुसार ब्याज जो है वो प्रतीक्षा का सिद्धांत है, प्रतीक्षा का पुरस्कार है। अर्थात उपभोग स्थगन या प्रतीक्षा दोनों ही लगभग एक ही बात है, लेकिन उसमें यही है कि उपभोग को, वर्तमान उपभोग को स्थगित करके या उसको प्रतीक्षा में रखकर जब पूंजी को ऋण दिया जाता है तो उससे जो है या बचत करने के लिए लोग प्रोत्साहित होते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो पुरस्कार मिलता है उसे ही ब्याज कहा जाता है। तो यह सिद्धांत भी जो है यह केवल पूर्ति पक्ष की व्याख्या करता है, मांग पक्ष की व्याख्या नहीं कर रहा है। जैसा कि हमारा पहला सिद्धांत था तो वह मांग पक्ष की व्याख्या कर रहा था, पूंजी की जो प्रोडक्टिविटी थ्योरी थी, लेकिन वह पूर्ति पक्ष का विश्लेषण नहीं कर पा रहा था। और यह जो सिद्धांत है प्रतीक्षा या स्थगन का सिद्धांत, यह पूर्ति पक्ष की तो व्याख्या कर रहा है लेकिन मांग पक्ष के बारे में कुछ बता नहीं पा रहा है। तीसरी थ्योरी जो है वह है बट्टा का सिद्धांत। अर्थात बट्टा किसे कहेंगे, यह सिद्धांत दिया था प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बॉवर्क ने दिया था यह सिद्धांत। उनके अनुसार ब्याज इसलिए उत्पन्न होता है कि मनुष्य जो है वह भावी उपभोग की अपेक्षा वर्तमान उपभोग को अधिक पसंद करता है। अर्थात जब मनुष्य भावी आवश्यकताओं को वर्तमान आवश्यकताओं की तुलना में कम महत्व देते हैं तो ब्याज वह प्रलोभन होता है जो मनुष्य को अपने वर्तमान उपभोग को स्थगित करके भविष्य के समय तक स्थगित करने का जब उसे प्रलोभन दिया जाता है तो उसके बदले में उसे ब्याज प्राप्त होता है। तो उन्होंने दो कारण बताए कि व्यक्ति जो है क्यों वर्तमान उपभोग को अधिक प्राथमिकता देता है। पहला उन्होंने बताया कि मनुष्य की जो भावी आवश्यकताएं होती हैं वह उसकी तीव्रता अभी वर्तमान में नहीं जान पाता है, जबकि उसकी वर्तमान की आवश्यकताएं अत्यधिक तीव्र होती हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात उन्होंने बताई कि भविष्य जो है वो अनिश्चित होता है और मनुष्य अपनी उपभोग की संतुष्टि को अनिश्चित भविष्य में स्थगित नहीं करना चाहता है। तो भविष्य के यह जो बट्टा होता है जिसे कहते हैं अंडर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर, इसके कारण मनुष्य जो है बचत करने और जब वह बचत करे और ऋण देने को प्रेरित हो तो उसके लिए उसे जो है ब्याज दिया जाता है। तो यह है ब्याज का बट्टा सिद्धांत। एक और सिद्धांत है फिशर का समय अधिमान्यता सिद्धांत, यानी टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ फिशर। यह सिद्धांत जो है बहुत कुछ बॉवर्क के बट्टा सिद्धांत से मिलता जुलता है। अर्थात फिशर भी ये कहते हैं, फिशर का जो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी है वह यह बताता है कि समान मूल्य वाली जो होती है, समान मूल्य वाली और समान निश्चितता वाली जो भावी तुष्टि होगी, यानी जो फ्यूचर की जो सेटिस्फेक्शन होगा, उसकी अपेक्षा मनुष्य जो अभी वर्तमान में जो उसकी सेटिस्फेक्शन है उसको अधिक प्रेफरेंस देता है। कोई भी व्यक्ति
तो ऐसी स्थिति में जो है वह मनुष्य रुपया बचाकर तभी ऋण देने को प्रेरित होगा जब उसे कोई प्रलोभन दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में यह प्रलोभन जो उसे दिया जाता है वह है ब्याज। अर्थात ब्याज वह कीमत है जो मनुष्य अपनी आय को वर्तमान उपभोग पर व्यय करने की व्यग्रता को दूर करने के लिए उसे दी जाती है। क्योंकि जो साधारण सामान्य मनुष्य होता है, जब उसे आय प्राप्त होती है तो वह चाहता है कि उसे हम तुरंत कंज्यूम करें या कंजम्पशन जो गुड्स हैं उन पर वह उसे व्यय कर दें, लेकिन बड़ी कठिनाई से जो है उसे टाला जाता है। तो इसमें जो है विभिन्न व्यक्तियों की जो है अलग अलग प्रेफरेंस होती है। कोई जो है ज़्यादा कई बातों पर भी निर्भर करता है कि उसकी आय कितनी है, भविष्य में उसकी आय की क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रवृत्ति होगी, और इसके अलावा वह जो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। इन बातों पर यह डिपेंड करेगा कि वह व्यक्ति टाइम प्रेफरेंस किस प्रकार से देगा। उसे अधिक यदि अधिमान्यता की दर अधिक है तो अधिक ब्याज देना पड़ेगा। तो ये प्रमुखतः 4 थ्योरीज थी जिसमें कि हमने यह जानने का प्रयास किया कि ब्याज क्यों उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी सिद्धांत हमने देखा कि इस बात की पूरी व्याख्या नहीं कर पाता है कि ब्याज क्यों उत्पन्न होता है। कोई पक्ष जो है मांग पक्ष में कुछ तर्क है, तो कुछ तर्क जो है वो पूर्ति पक्ष में को विश्लेषित करते हैं। जो मांग के पक्ष में जो है पूंजी की अधिक उत्पादन शक्ति का तत्व क्रियाशील है, और पूर्ति पक्ष में हम देखते हैं कि स्थगन, प्रतीक्षा और टाइम प्रेफरेंसेस सभी प्रभाव डालते हैं ब्याज की पूर्ति पक्ष को। तो ये जो है थ्योरी, ये पहला क्वेश्चन जो हमारा था कि ब्याज क्यों उत्पन्न होता है, उसके पक्ष में ये सभी सिद्धांत थे, और ये सभी पक्ष मिलकर इस बात को विश्लेषित करते हैं कि ब्याज क्यों उत्पन्न होता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन हमारा वो होता है ब्याज दर का निर्धारण, अर्थात किस प्रकार से ब्याज का निर्धारण होगा। तो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार ब्याज दर जो होता है वह निवेश की बचत, मांग तथा बचत की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। यानी जो निवेश के लिए जो बचत किया गया, इन्वेस्टमेंट के लिए जो सेविंग्स की जा रही हैं, उसका डिमांड और सप्लाई का जो होगा उस पर जो है ब्याज दर निर्धारित होगी। बाजार में जो है ब्याज दर वह निर्धारित होगी जिस पर बचत की मांग और बचत की पूर्ति संतुलन में होंगे। तो यहाँ पर जानने की बात है बचत के लिए मांग क्या है। डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट,